हाय फ्रेंड्स, आप लोग को आज इतिहास पढ़ाया जाएगा। इतिहास में शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि काल की दृष्टि से जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इतिहास की जानकारी हम लोगों को किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो इतिहास की जानकारी हमें साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इन 3 स्रोतों के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी या भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक साक्ष्य के रूप में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ इत्यादि ग्रंथों के द्वारा जो है हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के रूप में वेन्सान, फाहियान इत्यादि विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के रूप में पृथ्वी के भूप्रपट्टी की खुदाई करने पर जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन साक्ष्यों के से भी अनुमान लगाकर इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी या स्रोत एकत्रित किए गए हैं। वेद के बारे में समझा जाए तो वेद का शाब्दिक अर्थ जानना या ज्ञान होता है। वेद कई ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। उसमें मंत्र या ऋचाओं, सूक्त इत्यादि का वर्णन कई ऋषियों के द्वारा किया गया है। लेकिन वेद के संकलनकर्ता अर्थात उन सभी ऋचाओं या मंत्रों, सूक्तों का संकलन करता कृष्ण द्वैपायन है, अर्थात उन सभी मंत्रों को इनके द्वारा इकट्ठा किया गया है। वेद से ही हमें आर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के समान ही एक ईरानी ग्रंथ जिंद अविस्ता है जो ऋग्वेद के समान है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएं या मंत्र हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सावित्री का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है जो सावित्री देवी के लिए समर्पित है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित प्रतियों का वर्णन किया गया है और उन हस्तलिखित प्रतियों को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णों का जिक्र किया गया है, अर्थात बताया गया है कि वर्ण जो है 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में ही दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है। यह युद्ध भरत कबीले के राजा सुदास और पुरु कबीले के 10 राजाओं के संघ के बीच रावी या परसुनी नदी के किनारे, रावी या परसुनी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास विजयी रहे थे। भरत कबीले के राजा सुदास के साथ वशिष्ठ ऋषि और पुरु कबीले के 10 राजाओं के संघ के साथ विश्वामित्र ऋषि थे। ऋग्वेद में इन सभी वेदों में सबसे प्रमुख और प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आगे पढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आगे देखा जाए। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद में पढ़ा जाए तो यजुर्वेद में यजुस का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद एक कर्मकांड ग्रंथ है, अर्थात इसमें यज्ञ में होने वाले कर्मकांडों का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वालों को अध्वर्य या अध्वर्यु कहा जाता था।
यजुर्वेद ही केवल गद और पद दोनों में लिखा गया है। तीसरा है सामवेद, जिसमें साम का अर्थ होता है गान। सामवेद में 1875 ऋचाएं या मंत्रों का वर्णन किया गया है। भारतीय संगीत का सामवेद को ही भारतीय संगीत का मूल या जनक कहा जाता है। अर्थात भारत में जो संगीत का जो जनक है वह सामवेद को माना जाता है। और अथर्ववेद के द्वारा हमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टूना इत्यादि की जानकारी होती है। वेद के अतिरिक्त हमें कुछ प्रमुख बातें जाननी है जो अक्सर हमेशा परीक्षा में पूछा जाता रहता है। ब्राह्मण ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं, जिसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है सबसे प्रमुख है, जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। उपनिषद, तो उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना होता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें केवल 13 प्रमाणिक है, अर्थात 13 को सही रूप से प्रमाण मिला हुआ है। सत्यमेव जयते, यह पंक्ति जो है अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। और अथर्ववेद के कठोपनिषद में यक्ष और नचिकेता के बीच का संवाद या उनके बीच के बातचीत का वर्णन किया गया है। इसके बारे में समझते हैं वेदांत। तो वेद के अर्थों को समझने के लिए वेदांत की रचना की गई है। वेदांतों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक और सबसे मुख्य मनुस्मृति ग्रंथ है रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। और महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण ही मूल रामायण कहलाता है, जिसमें 6000 श्लोक थे। और इसकी रचना जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली या दूसरी शताब्दी में किया गया है। इसमें रामायण में को 7 कांडों में बांटा गया है, यानी रामायण में 7 कांड का वर्णन किया गया है। और रामायण का सर्वप्रथम अनुवाद हमारे देश से बाहर चीन में किया गया था। महाभारत के बारे में समझिए, तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। और इसकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में की गई थी। अर्थात आज से जो है 2020 में 400 साल पीछे, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का मतलब यानी कि 0 से 400 साल पहले, तो 2020 चल रहा है। और ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का मतलब कि 400 से 301 इतना साल पहले इसका वर्णन किया गया है, यानी इसकी रचना की गई है। इसमें 8800 श्लोक हैं। महाभारत का ही एक अन्य नाम जय संहिता है, जो इसका प्राचीन नाम भी है। महाभारत को 18 भागों में बांटा गया है। रामायण और महाभारत हमारे देश में ये 2 सबसे मुख्य महाकाव्य हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें सबसे मुख्य पुराण मत्स्य पुराण है। और उस मत्स्य पुराण के द्वारा सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण और वायु पुराण भी मुख्य पुराण है, लेकिन सबसे मुख्य पुराण
मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण के द्वारा हमें मौर्य वंश और गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है, और वायु पुराण के द्वारा हमें शुंग वंश और गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात गुप्त वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण और वायु पुराण दोनों से प्राप्त होती है। मिलिंद पन्हु एक ऐसा ग्रंथ अर्थात किताब है जिसमें यूनानी रणनीति या यूनानी राजा मिलिंद या मिलिंड तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत की पर वाद विवाद या वार्तालाप या संवाद का वर्णन किया गया है। जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी या कथाओं का वर्णन किया गया है, और जैन साहित्य को ही आगम कहा जाता है, जो प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखी गई है। इसके बाद पढ़ना है जैसे हिस्टोरिका जो किताब है वह हेरोडोटस द्वारा लिखा गया है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, और इसमें भारत और फारस के बीच संबंध का वर्णन इस किताब में, हिस्टोरिका किताब में किया गया है। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। चाणक्य के ही अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। इस किताब से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और यह भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस, यह किताब विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, और इससे नंद वंश और मौर्य वंश दोनों की जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित ग्रंथ जो है बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, जो हर्ष या हर्षवर्धन के राजकवि थे। राजतरंगिणी किताब कलहन द्वारा लिखा गया है, और इससे हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज के द्वारा एक इंडिका किताब लिखा गया है, और इससे मौर्य वंश की ही जानकारी, इस किताब इंडिका किताब से मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी राजा सेल्यूकस के ये राजदूत थे, यानी यूनानी राजा सेल्यूकस के द्वारा राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भेजा गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने इंडिका किताब जो है मौर्य वंश के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस के राजदूत थे, और उन्होंने बिंदुसार के दरबार में रहते थे। और डायनोसियस ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे, और अशोक के दरबार में रहते थे। फाहियान, ये चीनी यात्री हैं, दोनों चीनी यात्री। फाहियान और वेंसान। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और वेंसान कनौज के राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। वेंसान नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन भी किए हैं, और चीनी यात्रियों में सबसे मुख्य वेंसान ने अपना इतिहास में सबसे प्रमुख योगदान दिया है, इसलिए इन्हें यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। अल्बेरुनी या अबूरिहान द्वारा तहकीक ए हिंद या किताबुल ग्रंथ लिखा गया है। अल्बेरुनी महमूद गजनवी के राज ज्योतिषी के रूप में कार्यरत थे। फिरदौसी के द्वारा जो एक शाहनामा ग्रंथ लिखा गया है, फिर अबुल फजल के द्वारा अकबर नामक ग्रंथ लिखा गया है। इन सभी ग्रंथों से हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मार्को पोलो एक विदेशी यात्री था, जो इटली से या वेनिस, इटली में एक शहर है वेनिस, उस वेनिस से हमारे भारत में
13वीं सदी में आया था, जो जिसके द्वारा जो है दक्षिण के पांड्य राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी उनके लिखे गए ग्रंथों से दक्षिण के पांड्य राज्य के बारे में जानकारी या पांड्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाई तीनों लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस खंड को कहा जाता है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, अर्थात इसमें उस समय लेखन कला का जो है आविष्कार नहीं हुआ था। आधे ऐतिहासिक काल के लेखन कला के बारे में जानकारी प्राप्त है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल उस खंड को कहा जाता है जिसके बारे में लिखित विवरण भी उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। मानव जो है का उद्भव इस पृथ्वी पर लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, लेकिन मानव का जो वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है या ज्ञानी मानव, अर्थात ज्ञानी मानव का जो है उद्भव पृथ्वी पर आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। तो ज्ञानी मानव का उद्भव जो है 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है, लेकिन मानव का उद्भव 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। पाषाण काल उस समय को कहा जाता है जब पत्थरों के औजारों से शिकार या अन्य कार्य किए जाते थे, तो उस काल को पाषाण काल कहा जाता है या पत्थर युग के नाम से जाना जाता है इसे। पाषाण काल के बारे में पाषाण काल के बारे में हमें जो है खुदाई करने से भीमबेटका, पहलगाम, निवासा इत्यादि स्थानों से जो है हमें कुछ पुरातत्व अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका स्थान, जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थान और महाराष्ट्र के निवासा स्थान से हमें पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पाषाण काल को 3 खंडों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा नव या उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय 2,50,000 से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 से 3500 ईसा पूर्व माना जाता है और नव या उत्तर पाषाण काल का समय 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। पूरा पाषाण काल में मानव केवल शिकार पर ही अपनी जीविका के लिए निर्भर था। वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, अर्थात वह एक वन से दूसरे वन में जाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। मध्य पाषाण काल में भी मानव का जीवन शिकार पर ही अधिकतर निर्भर था। मध्य पाषाण काल में मानव के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थि पंजर या हड्डियां जो है अवशेष के रूप में इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नव या उत्तर पाषाण काल जो है, इस काल में चावल के साक्ष्य इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कुलडीवा स्थान से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसी काल में कृषि और अग्नि का आविष्कार हुआ है, या कृषि की खोज या अग्नि की खोज जो है नव या उत्तर पाषाण काल में ही हुई है। और इस काल से ही मानव खाना बदोशी न रहकर या घुमक्कड़ प्रवृत्ति का न रहकर अस्थायी रूप से एक जगह निवास करने लगा। ताम्रपाषाणी काल का समय जो है 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। उस समय पत्थर के साथ साथ तांबा के भी औजार का प्रयोग किया जाता था। मालवा से मृदभांड जो है, मृदभांड अर्थात मिट्टी से बना हुआ बर्तन प्राप्त हुआ है,
मालवा स्थान से, जो लाल और काला दो रंगों का था। ताम्रपाषाणी काल जो है ग्रामीण सभ्यता थी और इस काल में शवों को घर के अंदर ही दफन किया जाता था। इस ताम्रपाषाणी काल का जो है लिखन कला जो है से वे लोग अनभिज्ञ थे, अर्थात ताम्रपाषाणी कालीन लोग लेखन कला के बारे में परिचित नहीं थे, वे लोग अनभिज्ञ थे इससे। और ताम्रपाषाणी काल के क्षेत्र में रहने वाले लोग जोरबे संस्कृति से अवगत थे, या जोरबे संस्कृति उनकी प्रमुख संस्कृति थी। उस काल में प्रारंभिक जाति को 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे प्रमुख जाति नार्डिक या आर्य प्रजाति या द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। इस आर्य प्रजाति, इन्हें नार्डिक प्रजाति या आर्य प्रजाति या द्रविड़ प्रजाति के नाम से जाना जाता है। आर्य प्रजाति जो है वह मध्य एशिया से 2000 ईसा पूर्व भारत आए थे। वे लोग बलूचिस्तान भूमध्य सागरीय प्रदेश के निवासी थे और मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य लोगों को ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी कहा जाता है। आर्य प्रजाति के लोगों को ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी कहा जाता है, अर्थात भारत की सभ्यता और संस्कृति आर्य प्रजातियों की ही देन है। और भारत में वे लोग आकर पंजाब, सिंध, मालवा, महाराष्ट्र, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में आकर बस गए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता उसके नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को भी प्रेस कर